इतिहास की दृष्टि में भारत भाग 46वां। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 13 महीने की सरकार का देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। 13 महीना के अंदर वाजपेयी ने जो खेल खेले उसमें 3 मुख्य घटना है। पहला, प्रधानमंत्री की शपथ लेते ही 11 मई 1999 को जब रेस कोर्स गया तो रेस कोर्स अणु विस्फोट के साथ गया। अणु विस्फोट के बारे में हम थोड़ा पीछे जाना चाहेंगे कि नेहरू के टाइम में ही 1945 में ही आज़ादी से पहले 1945-1954 में डॉक्टर भाभा और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत में एटॉमिक एनर्जी की नींव रखी थी, लेकिन उन्होंने अणु बम के लिए इनकार कर दिया। 1964 में लाल बहादुर शास्त्री ने भी इनकार कर दिया और भारत में जो अणु अनुसंधान केंद्र कायम करने वाले थे डॉक्टर भाभा, उसका प्लेन क्रैश करके उसको मरा दिया गया। अब किसने मराया ये अमेरिका जानता है। इंदिरा गांधी ने भी जब अणु विस्फोट की बात आई तो पहला अणु विस्फोट इंदिरा गांधी ने किया। 1964 में जब चाइना ने अणु विस्फोट कर लिया था तब भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में प्रस्ताव भी रखा था। उस समय ये जनसंघ थी कि भारत को अणु बम बनाना चाहिए, लेकिन इंदिरा गांधी ने भी साफ मना कर दिया और उन्होंने अणु विस्फोट किया, पोखरण में किया। लेकिन उसने अणु विस्फोट के लिए ये कहा कि हमने शांति प्रयोजन के लिए अणु विस्फोट किया है। ये नरसिंह राव सरकार भी अणु विस्फोट करना चाहती थी, उसने सारी तैयारी कर ली थी, लेकिन वो हमेशा ही कांग्रेस में अल्पमत में रहे और आपस की खींचातान के अंदर उसका समय निकल गया। और जब चुनाव आया तो अटल बिहारी और उनके मध्य जो बातचीत रिकॉर्ड है उसमें अटल बिहारी से कहा कि सारी तैयारी है, अब आप विस्फोट कर सकते हो। तो 11 मई 1999 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन, कि बुद्धा हंस रहा है, स्माइल बुद्धा के नाम से अणु विस्फोट किए। 13 को फिर 2 अणु विस्फोट किए, 5 अणु विस्फोट किए। और अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा की कि हम किसी पर अणु बम नहीं डालेंगे, जिनके पास नहीं है अणु बम उन पर बिल्कुल नहीं डालेंगे। फिर बनाया क्यों? अरबों खरबों रुपए खर्च करके उसका फायदा किसको मिला? और आज भी भारत में अणु के लिए जो सौदा हुआ, जो हम ले रहे हैं, यूरेनियम ले रहे हैं, वो हमारे पास शोधने के कारखाने ही नहीं है। ये पूरा अटल बिहारी का 13 महीने की सरकार और ये जो अणु का योजना है, उस योजना में अमेरिका की मुख्य भूमिका थी कि हमने कह दिया कि हम अणु बम डालेंगे ही नहीं, जिनके पास है उनके लिए, उनके खिलाफ बिल्कुल नहीं डालेंगे। तो फिर आप किसको डरा रहे हो? चाइना तो भारत से डरा नहीं। और उधर पाकिस्तान ने अट्ठाईस मई को, भारत ने 11 मई को अणु विस्फोट किया, पाकिस्तान ने 28 मई को विस्फोट किया। कोई 1998 की बात है, 99 की नहीं है। और 6 विस्फोट किए एक साथ। अब पाकिस्तान भी आणविक देश हो गया, भारत भी आणविक देश हो गया और आणविक युद्ध हो नहीं सकता। तो जनता को, आम आदमी को इससे बहुत बड़ी पीड़ा हुई। और जब ये देखा कि भारत पाकिस्तान हमसे ज़्यादा विस्फोट कर चुका है तो एक लाहौर समझौते के नाम से एक रचा गया कि हम मधुर संबंध बनाना चाहते हैं और
जो है भारतीय जनता पार्टी एक संस्कृति के अंदर एक प्रावधान कर रखा है उन्होंने, जो बहुत ही घातक है आगे बढ़ने के लिए। वो एक लाइन बोलते हैं कि जो पीछे चला गया उसको चले जाओ, आगे के लिए कहो। उसको वो कहते हैं कि पीछा जो बात हुई है उसको आप छोड़ दो और आगे की सुध ले, बीती बात बिसार दे और आगे की सुध ले। उसके तहत लाहौर, एक तरफ ये लाहौर में शांति समझौते की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ क्योंकि भारत और अमेरिका दोनों ही ये चाहते थे कि भारत में ऐसी सरकार रहे जो सरकार धर्म जाति के आधार पर देश की जनता को बांटे रखे और अमेरिकन पूंजी और अमेरिकन उत्पादन वहाँ बराबर लाभ कमाता रहा। एक निश्चित मकसद था, और जब हम इकोनॉमिक पॉलिसी पर आएंगे तो उसमें इन बातों का खुलकर जिक्र करेंगे। कारगिल युद्ध हुआ, कारगिल युद्ध था, छद्म युद्ध था। हमारे हवाई जहाज़ों ने हमले किए, जिन पे हमले किए वो ज़मीन हमारी थी, वो पहाड़ हमारे थे, खाली हमने किए थे क्योंकि हमारे पास पोशाक नहीं थी उन सिपाहियों को पहनाने के लिए जिससे कि उस ठंड में वो रह सके। उनके पास वैसे टेंट नहीं थे। और अफसोस है कि 6 महीने में पाकिस्तान ने 140 चौकियों पर कब्जा कर लिया। 5000 आदमी आकर के बैठ गए और माना नहीं। 3 महीने तक भारत सरकार ने नहीं माना। मलिक उस समय जीओसी था, जनरल था आर्मी का, उसने डेमोन्स्ट्रेशंस दिया। ये जसवंत सिंह की किताब में भी है। और एक जो महत्वपूर्ण किताब है राज चेतनगप्पा की, वीपन्स ऑफ द पावर, जिसका भी हिंदी अनुवाद नहीं हुआ है, लेकिन उसने बहुत गंभीरता से उन सारी चीज़ों को दी है। कांग्रेस खिलाफत नहीं करे, कांग्रेस के नेता इनके ऊपर राजीव गांधी पर आरोप था बोफर्स का, बोफर्स तोपों का खुलकर इस्तेमाल किया गया। किसी ने नहीं कहा कि बोफर्स तोप सही नहीं है, कारगर नहीं है। केवल ये कहा गया कि बोफर्स तोप में दलाली खाई है। और इन्होंने कहा ये जरूरी थी, ये लिए बहुत अच्छा किया, कांग्रेस ने भी बहुत अच्छा किया। और एयर अटैक जो किया, तोपों से जो गोला बारूद किया, कि भाई ठीक है, जिन चौकियां हमारी थी, हमारे पास नक्शे थे, उनको हम सिर नहीं उठाने दिया, लेकिन हमारे सिपाहियों की कैजुअल्टी इसलिए हुई कि ये भी भारत सरकार ने, अटल बिहारी सरकार ने पाबंद किया कि हम एलओसी क्रॉस नहीं करेंगे। हालांकि ये मलिक ने साफ कह दिया था, एयरफोर्स के कमांडर ने भी साफ कह दिया था कि एलओसी क्रॉस होगी, लेकिन हमारे सिपाही बाउंडेड सोल्जर्स की तरह लड़े। उनके हाथ बांध दिए गए कि आप सीधे लड़ोगे, आप इसके पीछे से नहीं आओगे। कैजुअल्टियाँ हुई, और मोस्टली जो कैजुअल्टी हुई वो जवान किसानों के बेटों की कैजुअल्टी हुई। उससे और किसी को कुछ मिला या नहीं मिला, लेकिन अटल बिहारी, बीजेपी और आरएसएस को पुनः सत्ता में लाने की उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। उससे पहले कोई प्रावधान नहीं था, फौज में कोई कैजुअल्टी होती उसका दाह संस्कार वहीं हो जाता, उनके शवों को लाएगी। और कितना घृणित भूमिका केंद्र सरकार की रही कि मैं सारे घोटालों की बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे पास उस अटल बिहारी वाजपेयी के समय के 60 घोटालों की सूची है जो आपके सामने, वो भी जब आएगा मैं पेश करूंगा। सिर्फ एक घोटाला जो कारगिल के समय हुआ, जिसका नाम था ताबूत घोटाला, कि जो सैनिक शहीद मर गए, उन शहीदों को घरों से पहुंचाने के लिए फौजी अफसरों ने और डिफेंस कमेटी ने ऑर्डर दिया एक अमेरिकन ठेकेदार को, जो खुद बनाता ही नहीं था ताबूत। तो जब बाजार की उनकी कीमत देखी गई तो उन्होंने जो ऑर्डर दिया, वो ऑर्डर 500 ताबूत और 3000 शव रखने के थैलों का उन्होंने ऑर्डर दिया। और उनकी जो कीमत रखी वो 2500 अमेरिकी डॉलर एक ताबूत की रखी। जब ताबूत को लाए, उसमें शव रखा,
और ताबूत का एग्रीमेंट में लिखा था कि हमें 18 किलो के एल्युमिनियम के ताबूत चाहिए। ताबूत को तोला गया, ताबूत 55 किलो का था। उसके नीचे छेद थे कि ताबूत उपयोगी नहीं था। सीबीआई ने इस पर मुकदमा दर्ज किया है। मैं नहीं, कोई भी देशवासी जो है वो सीबीआई की एफआईआर देख सकता है कि उपयोगी नहीं रहा। और उसमें कुल मिला के जो हमें भारत को जो नुकसान हुआ वो 7 करोड़ का सौदा था और $1,87,000 जो 89,70,000 रुपये होती है अफसरों के, भ्रष्ट अफसरों के, और उनके जेब में चला गया। रक्षा मंत्री पर भी आरोप लगे, लेकिन भारत में जितने भी घोटाले हुए हैं उन घोटालों में बड़े आदमियों को सबको एक क्लीन चिट दी गई है। लेकिन उन नई युवा लड़कियां जितने भी शहीद हुए हैं उनमें नए लड़के जो किसानों के बेटे शहीद हुए हैं, उनकी शव यात्राएं जो निकली हैं उसमें नारे लगे हैं सिर्फ पाकिस्तान मुर्दाबाद, और ये सारी बात छुपा दी गई। इसलिए कारगिल का युद्ध जो है युद्ध नहीं था, एक टेलीविजन युद्ध था, एक छंब युद्ध था। इसके अंदर भारत भी शामिल था, इसमें पाकिस्तान भी शामिल था और इसमें अमेरिका भी शामिल था, और वापस इस सरकार को वो बैठाना चाहते थे जिससे कि ये देश बटा रहे और उनकी पूंजी सुरक्षित रहे। इनका मकसद था। इस मकसद को लेकर के जो काम किया इसमें ये सफल रहे। देश को बेरोजगारी मिली, भूखमरी मिली, कोई आवास की योजना नहीं मिली, कोई स्कूल नहीं मिली, कोई अस्पताल नहीं मिला, देश का खजाना खाली हो गया। बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहाँ के मार्केट पे आकर के जो कब्जा करना चाहती थी वो कर लिया। अब ये 13 महीने के बाद वो तो क्योंकि घोटाले बहुत हैं, 60 घोटालों की सूची मेरे पास है, और जयललिता पर भी घोटालों का आरोप चल रहा था। अब संयोग से जब ये 13 पार्टियों की एनडीए बनी और समर्थन का लेटर देने लगे तो उस समय जयललिता ने लेटर नहीं लिखा था, तो जयललिता ने लिखा कि मैं समर्थन वापस लेती हूँ। अटल बिहारी ने मना किया था उसको, उसके केस के संबंध में, तो उसने वापस लिया और उसमें अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ, पार्लियामेंट में बहस हुई। अटल बिहारी के पक्ष में यस में 269 वोट मिले, अपोजिशन में 270 मिले। एक वोट से अटल बिहारी की सरकार 13 महीने चली गई, लेकिन देश को रुलाकर, देश के नौजवान को एक गुमराह करके, एक अंतर्राष्ट्रीय पैदा करके दोबारा चुनाव मैदान के अंदर उतर गए। इससे अगले चुनाव से हम अगला शुरू करेंगे और अगले घोटालों की सूची, अगला जो अटल बिहारी वाजपेयी के 5 साल का कार्यकाल होगा उसमें देंगे। धन्यवाद। वेरी गुड।